नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। करंट अफेयर की डेली कड़ी में, जो डेली रूटीन की कड़ी है, उसी कड़ी में आज हम 22 जुलाई का करंट ला रहे हैं। तो 22 जुलाई के करंट के बारे में हम आज बात करेंगे। वही हमारी 5 न्यूज़ हैं डेली की, उन 5 न्यूज़ों की क्या है समीक्षा है। तो इन 22 जुलाई के करंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो क्या क्या है वो देखिएगा एक बार। पहला नंबर है, लोकसभा राज्यसभा के नए मुख्य सचेतक बने हैं। लोकसभा और राज्यसभा के नए मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। मुख्य सचेतक आजकल राजस्थान विधानसभा को लेकर के काफ़ी चर्चित है और ये पॉलिटिकल साइंस का इन दिनों का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बन गया पॉलिटिकल साइंस से। विनायक राव पटवर्धन की पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि के कारण चर्चा में रहे विनायक राव पटवर्धन। तो ये ख्याल गायकी के थे। किसके? ख्याल गायकी, जिनको पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ है, महाराष्ट्र के हैं। अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कई बार जैसे खेल में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का किस खेल से रिलेशन है, उसी प्रकार से कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कोई पर्सनालिटी का नाम दे देता है, फिर पूछता है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, कला से, किससे है, मतलब ऐसे पूछता है। तो वो इसके लिए काम आता है आपको। CS शेषाद्री जो महान गणितज्ञ थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। इनको भी पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये चर्चित है CS शेषाद्री, ये तो महान गणितज्ञ, तो ये चर्चा में है। और अब इन दोनों को आप क्वेश्चनों को देखो तो हम इनको हिस्ट्री के माध्यम से जोड़ देंगे। किससे? इतिहास से जोड़ देंगे इसको। तो पहले में पॉलिटिकल साइंस आ रही है, दूसरे में इतिहास आ रहा है। इधर बाद में लालजी टंडन MP के राज्यपाल थे, जिनका निधन हो गया, तो निधन के परिप्रेक्ष्य में चर्चित रहे। अब राज्यपाल का टॉपिक हो गया, तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो गया। चांदी की कीमतों में आज भारी उछाल आया है, तो चांदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चांदी के बारे में पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगी। अब दोस्तों आप देखते हैं तो न्यूज़ डायरेक्ट तो हमारी 5 है, लेकिन 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के बन गए, 2 क्वेश्चन आपके उसके हिस्ट्री के बन गए, और आपका एक क्वेश्चन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बन गया। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम बहुत कुछ इसमें सीखते हैं। तो अब मैं एक बार आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए, हाँ दोस्तों, अब देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के नए मुख्य सचेतक बने हैं। तो ये तो करंट का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्य सचेतक व्हिप जारी करता है। व्हिप मतलब राजनीतिक दल को नियंत्रित करने के लिए व्हिप मतलब कानून का नाम है, जो जारी करता है। अब लोकसभा में मुख्य सचेतक कौन है? तो राकेश सिंह है, जो अभी बनाए गए हैं। राज्यसभा में मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं, शिव प्रताप शुक्ला। और राजस्थान में मुख्य सचेतक महेश जोशी है। कौन है? महेश जोशी आपके राजस्थान में मुख्य सचेतक है। तो महेश जोशी आपके राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक है। इन दिनों महेश जोशी और सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष है और महेश जोशी मुख्य सचेतक है। ये दोनों इन दिनों चर्चित चेहरे हैं। तो तीनों चीज़ें होगी। मैंने बोला लोकसभा का मुख्य सचेतक कौन है? तो राकेश सिंह। राज्यसभा का मुख्य सचेतक कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। तो विधानसभा का मुख्य सचेतक, राजस्थान की विधानसभा का मुख्य सचेतक कौन है? तो महेश जोशी। अब हम बोल रहे हैं, अब ये क्या करता है? तो ये व्हिप जारी करता है। व्हिप का मतलब होता है कोड़ा या चाबुक। अब देखिए क्या है व्हिप, है क्या? तो राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधि को अनुशासन रखने के लिए इसको जारी करता है। अनुशासित राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों को अनुशासन में रखने के लिए इसको जारी करता है। तो व्हिप का मतलब हो गया, राजनीतिक दल जैसे राज्य में है, कांग्रेस की सरकार है और यहाँ का मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा का मुख्य सचेतक कौन हो गया? तो महेश जोशी हो गया। तो इनके दल के सदस्य कंट्रोल में रहें, डिसिप्लिन में रहें, इसको लिए उनके पास जो अधिकार है उसका नाम क्या है? व्हिप है। क्या नाम है? व्हिप। जो जारी कौन करता है? तो मुख्य सचेतक जारी करता है।
अब देखो विप के 3 प्रकार हैं, 3, 1 लाइन विप, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये लचीले से कठोर की ओर जाती है। 1 लाइन हिप है ना, केवल जारी की जाती है, उसमें पालन करने की बाध्यता नहीं है। 1 लाइन विप को केवल जारी करता है, एज ए नॉर्मल ऑर्डर होता है तो वो जारी करता है, लेकिन उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बाध्यता नहीं है। 2 लाइन में वोटिंग के लिए मौजूदगी अनिवार्य करता है, मौजूदगी कि आप वोटिंग होगी कल इस प्रस्ताव पर तो आपको उसमें मौजूदगी देनी अनिवार्य है, तो ये 2 हो गई। और तीसरी सबसे कठोर होती है 3 लाइन, विधानसभा में आप उपस्थित होगे, उपस्थित होकर अपने पार्टी लाइन में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। और अब आप देख सकते हैं राजस्थान में जिस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है, उसमें मान लो 24 तारीख को विधानसभा की बैठक होती है और जो वर्तमान गहलोत सरकार है वो अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो उस दिन 3 लाइन व्हिप जारी की जाएगी। कौन सी व्हिप जारी की जाएगी? 3 लाइन व्हिप जारी कौन करेगा? विधानसभा मुख्य सचेतक करेगा। कौन करेगा? मुख्य सचेतक क्या करेगा? 3 लाइन करेगा कि आपको उपस्थित होना जरूरी है, उपस्थित होकर अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता है तो आप पर दल बदल कानून की कार्रवाई की जाएगी। और दल बदल कानून की कार्रवाई के लिए किसको कहा जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष दल बदल का निर्धारण करके उसकी सदस्यता क्या करता है? भंग करता है। तो इन दिनों का सारा सिनेरियो आप व्हिप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट। तो देखिएगा व्हिप के बारे में हमने सारी चीजें बताई। अब दूसरा है विनायक राव पटवर्धन की पुण्यतिथि हैं। ये महाराष्ट्र के थे और बेसिकली ख्याल गायिका, किसका? ख्याल मतलब गायक हैं, तो ख्याल गायकी से जुड़े हुए हैं। ख्याल गायकी से क्या हैं? जुड़े हुए। तो टॉपिक का नाम हो गया ख्याल गायकी। अब मैंने बोला 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो सीधा सीधा कई बार परीक्षा में आता है कि विनायक राव पटवर्धन का संबंध किससे है, तो किस क्षेत्र से है, तो अगला दे देगा कला से, खेल से, राजनीति से। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी बात है ख्याल गायकी क्या है। तो देखिए हिंदुओं की जो गायकी थी जिसका मूल उद्भव सामवेद से हुआ है। कौन सा? सामवेद से। आपको पता संगीत का जो उद्भव हुआ है वो कौन से वेद से हुआ? सामवेद। और सामवेद में कौन सी गायकी है? तो ध्रुपद गायकी। कौन सी गायकी? ध्रुपद। और ध्रुपद गायकी में धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मुस्लिम आए तो मुस्लिम गायकी का क्या हो गया? समावेश हो गया। तो ध्रुपद और मुस्लिम गायकी से मिलकर के एक गायकी बनी जिसका नाम क्या था? ख्याल गायकी। यानी ध्रुपद हिंदुओं की गायकी होगी, ध्रुपद में मुस्लिम गायकी का समावेश हो गया, तो कौन सी गायकी बनी? ख्याल गायकी। और इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है वो अकबर के काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? अकबर। और राजस्थान में इस ख्याल गायकी का जनक है वो अल्लादिया खां को माना जाता है। कौन से? किसको? अल्लादिया खां, जो टोंक के थे। कहाँ के थे? टोंक के। और इनका घराना जो था, गायकी का जो घराना था वो कौन सा था? पटियाला घराना। और पटियाला घराने का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। तो मैं फिर बोलूँगा संगीत का उद्भव कहाँ से हुआ? सामवेद से। सामवेद में कौन सी गायकी है? ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी में किस गायकी का समावेश हुआ? मुस्लिम का। तो ध्रुपद और मुस्लिम गायकी का समावेश हुआ तो कौन सी गायकी बनी? ख्याल गायकी। ख्याल गायकी का इंडिया में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके समय हुआ? तो अकबर के समय। और राजस्थान में ख्याल गायकी का जनक कौन है? तो अल्लादिया खां है। और अल्लादिया खां का संबंध कहाँ से है? टोंक से है। कहाँ से है? टोंक। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि अल्लादिया खां का घराना कौन सा था? तो पटियाला घराना। कौन सा? पटियाला। तो इस प्रकार से आपने कल्चर में आ गए। कौन से में आ गए? इंडियन कल्चर। तो ये टोटल आपकी बात है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, CS शेषाद्री। CN शेषाद्री महान गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। गणित और अब हम टॉपिक बना देंगे गणित और इतिहास। गणित और इतिहास। अब गणित और इतिहास का बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। देखिए सर्वाधिक गणितज्ञों, मतलब आपको पता है प्राचीन काल में गुप्त काल है। कौन सा काल है? गुप्त काल। गुप्त काल प्राचीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो उस समय कौन कौन से गणितज्ञ थे? तो आर्यभट्ट था, भास्कराचार्य था, ब्रह्मगुप्त था। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और कौन थे? ब्रह्मगुप्त। अब देखिए आर्यभट्ट की किताब है आर्यभट्टियम। और आर्यभट्ट
की किताब आर्यभट्ट में, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया, बीजगणित, त्रिकोणमिति, पाई और पृथ्वी के सूर्य के पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये सब चीज़ें किसने बताई? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का शिष्य कौन था? तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने किताब लिखी लीलावती, गणित की किताब है लीलावती, और 2 किताब और लिखी, लघु भास्कराचार्य और महाभास्कराचार्य। लघु भास्कराचार्य और कौन सी? महाभास्कराचार्य। इस प्रकार से किताबें होगी। लीलावती किसकी किताब है? लीलावती किसकी किताब है? तो भास्कराचार्य की। और लघु भास्कराचार्य किसकी? भास्कराचार्य की। और महाभास्कराचार्य भी किसकी है? भास्कराचार्य। और ये अंकगणित का जनक माना जाता है। अंकगणित का क्या माना जाता है? जनक। तीसरा विद्वान था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का किताब का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। कौन सा? ब्रह्म। इन्होंने भौतिकी में काम किया और इसको प्राचीन काल का न्यूटन भी बोलते हैं। प्राचीन काल का क्या बोलते हैं? न्यूटन। और एक संयोग की बात है कि ये ब्रह्मगुप्त थे, वो हमारे राजस्थान में भीनमाल के थे। कहाँ के थे? भीनमाल। तो दोस्तों ये आप गुप्त काल के ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप देखो तो फर्स्ट ग्रेड RS काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो गणित का टॉपिक मध्यकाल में आए, तो मध्यकाल में लीलावती ग्रंथ आया। लीलावती ग्रंथ हालांकि मैं बोल रहा हूँ, भास्कराचार्य की किताब का नाम कौन था? लीलावती। अकबर के काल में अनुवाद विभाग बनाया गया, फारसी में अनुवाद करो, पुराने महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में क्या करो? अनुवाद। फेजी को उसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और फेजी ने एक तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और एक इन्होंने लीलावती का फारसी में क्या किया? अनुवाद। एक बात। और सवाई जय सिंह जो राजस्थान के बड़े राजा हैं, इन्होंने एक खगोल और गणित पर एक किताब लिखी जिसका नाम है जीजे मोहम्मद शाही। जीजे मोहम्मद शाही। जीजे मोहम्मद शाही। तो इस प्रकार से आप देखते हैं मध्यकाल। कौन सा? मध्यकाल। आधुनिक काल में, हमारा आधुनिक काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम रहे हैं। कौन रहे हैं? श्री रामानुजम। श्री रामानुजम। अब रामानुजम के नाम से हम 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 दिसंबर को कौन सा दिवस है? गणित दिवस। और अभी जो हाल ही में निधन हुआ है वो प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? तो CS शेषाद्री हैं। CS शेषाद्री। इस प्रकार से आप देखते हैं तो केवल एक गणित के माध्यम से किस प्रकार से आपने हिस्ट्री को टच किया है और किस प्रकार से ये याद होता है। वापस बोल रहा हूँ, CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हुआ। ये प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ। प्राचीन काल में, गुप्त काल में हमारे गणितज्ञ कौन रहे हैं? तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में हमारे जो गणितज्ञ रहे हैं वो आर्यभट्ट रहे हैं। आर्यभट्ट के बाद भास्कराचार्य रहे हैं। भास्कराचार्य के बाद आप ब्रह्मगुप्त रहे हैं। और इनकी किताबें, इनका योगदान मैंने बताया। मध्यकाल में भास्कराचार्य की किताब लीलावती का अनुवाद किसने किया? फेजी ने। और मध्यकाल में जीजे मोहम्मद शाही किसने लिखी? सवाई जय सिंह ने। आधुनिक काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? तो रामानुजम। रामानुजम के नाम, रामानुजम को जन्मदिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा हमारा एक छोटा सा टॉपिक था CS शेषाद्री, उसके माध्यम से हमने किस प्रकार से इसको एंगल सेट किया है। देखिएगा अब है लालजी टंडन। लालजी टंडन MP के राज्यपाल लालजी टंडन रहे हैं। और MP के राज्यपाल निधन, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। अब एक प्रश्न उठता है कि मान लो राज्यपाल की पद पर मृत्यु होती है तो सामान्यतः राज्यपाल का पद खाली होता है। तो खाली होता है तो वो ऑटोमेटिक किसके पास जाएगा? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद को संभालता है। या फिर सरकार क्या करती है? किसी कार्यवाहक न्यायाधीश राज्यपाल नियुक्त कर देती है। केंद्र सरकार किसी राज्यपाल यानी राष्ट्रपति किसी कार्यवाहक राज्यपाल को नियुक्त कर देती है। वैसे मैं बता देता हूँ कि राज्यपाल का पद खाली होने पर राज्य का मुख्य न्यायाधीश है वो पद को क्या करता है? संभालता है। तो ये तो इसका संवैधानिक बात हो गई। क्योंकि मैं एक बार फिर बोलूं, राज्यपाल का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है। 156 में आपका राज्यपाल का क्या दिया हुआ है? कार्यकाल में साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहे तब तक ही वो काम करेगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 155 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है।
अब मैंने बोला तो उसी के प्रसाद प्रेरित पद पर काम करता है। अब वो पद पे मृत्यु रहती तो भी पद खाली होता है, तो पद पे मृत्यु होने पर सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य कर सकता है। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई। इसमें हमने 2 आर्टिकल बताए, 155 और 156। अब हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में पद पर मृत्यु होने वाला पहला राज्यपाल कौन था? तो दरबारा सिंह था। कई बार पेपरों में पूछा हुआ है कि राज्यपाल में राजस्थान में पद पर मृत्यु होने वाला राज्यपाल पहला कौन था? पहला राज्यपाल कौन था? तो पहला राज्यपाल था दरबारा सिंह। और दरबारा सिंह के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाला राज्यपाल भी था, वो कौन थे? दरबारा सिंह थे। और दरबारा सिंह सबसे कम कार्यकाल वाले हैं, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल आपके कौन रहे हैं? तो वो गुरुमुख निहाल सिंह। कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह। अब गुरुमुख निहाल सिंह पे एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था? तो गुरुमुख निहाल। तो देखिएगा, राजस्थान के राज्यपालों के बारे में बात कर सकते हैं। राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे कम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? तो दरबारा सिंह। और पद पर मृत्यु होने वाला भी पहला राज्यपाल कौन है? तो दरबारा सिंह। ये सब चीज़ें हमारी राजस्थान की प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग हो गई। हमने किसको जोड़कर बताया है? लालजी टंडन को जोड़ के बताया है। और मैंने आपको बताया कि राज्यपाल से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 155 और 156। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। अतः 156 में राष्ट्रपति का राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। लेकिन पद पर मृत्यु वगैरह हो जाए तो राज्यपाल के कार्य को कौन संभालेगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमने जोड़ दिया। अब आया 5वां नंबर, चांदी सोने के भाव आजकल आप देख रहे हो तो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा चांदी सोना, यानी धातुएं, जो मूल्यवान धातुओं में आता है। अब चांदी की कीमतों में उछाल, अब हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पॉइंट अब ले आएंगे। देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक चांदी है मेक्सिको में, मतलब चांदी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ पर होता है? मेक्सिको। और भारत में सर्वाधिक चांदी है राजस्थान में। तो मैंने बोला विश्व में सर्वाधिक चांदी कहाँ पर है? मेक्सिको। और भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पर है? राजस्थान में लगभग भारत की 90% तक चांदी होती है। और वो चांदी कहाँ पर होती है? जावर कहाँ पर है? उदयपुर, जावर। तो राजस्थान में सर्वाधिक चांदी कहाँ पर है? जावर। तो देखिए, विश्व भारत राजस्थान का चांदी का देख सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी कहाँ पर है? जावर की खानों में महाराणा लाखा के समय पहली बार चांदी खोजी गई थी। तो हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, महाराणा लाखा के समय चांदी खोजी गई थी। तो जावर की खान में सबसे ज़्यादा चांदी मिलती है, जो इंडिया का लगभग 90% है। अतः इंडिया में सर्वाधिक चांदी 90% तक आपकी कहाँ पर मिलती है? राजस्थान में। और तो इंडिया में राजस्थान हो गया। और विश्व में सर्वाधिक चांदी आपकी कहाँ पर मिलती है? मेक्सिको में। इस प्रकार से आपने देखा तो हमारे 5 क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आदि से हमने जोड़ा है। और ये आपका प्रत्यक्ष रूप से जनरल जीके एंड जनरल अवेयरनेस टॉपिक हो गया। जनरल जीके एवं जनरल अवेयरनेस टॉपिक हो गया। तो इसको आप करंट अफेयर को ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे क्लास को जनरल जीके एंड अवेयरनेस। अब हम आगे के रूप में 5, जब हमारा स्टूडियो शुरू होगा तो इसको जनरल जीके एंड अवेयरनेस के नाम से ही चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब फिर मैं बोलना चाहूँगा, रोजाना करंट से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, पक्ष विपक्ष रखें और हमें गाइड करते रहें, जिससे हम और आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत दोस्तों नमस्कार और शुभकामनाएं।